सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, हम सब वाकई बेहद खुशनसीब हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं और यहीं बसते हैं हमारे खूबसूरत गांव, जहां आप सब जैसे मेहनतकश किसान भाई बहन रहते हैं जो अन्न को उगाकर जन जन तक पहुंचाते हैं। और वहीं हमारा भी छोटा सा प्रयास रहता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आप सभी को कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ पहुँचाएँ। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाते हैं कृषि दर्शन के इस अंक में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अब थोक फल व सब्जी बाजार पर नियामक की नजर। मजबूत मांग के चलते चने की खरीद शुरू। जलवायु परिवर्तन से देश में गेहूं और मक्के के उत्पादन में कमी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की नज़र अब फल एवं सब्जियों के थोक बाजारों के साथ ही पेय पदार्थ निर्माताओं पर भी है। जल्द ही इनको मानक प्राधिकरण की औचक जांच का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जल्द ही सब्जियों एवं फलों के थोक बाजारों व साथ ही पेय पदार्थ निर्माताओं की औचक जांच कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण निगरानी बढ़ाने और नमूने लेने के लिए एक पैनल का गठन करने की योजना बना रहा है। FSSAI के अनुसार जल्द ही फल एवं सब्जियों के बाजारों में नियमित जांच करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फल आधारित पेय पदार्थ निर्माण इकाइयों की भी जांच की जाएगी। निकट भविष्य में नमूने लेकर सतत निगरानी की जाएगी। FSSAI की केंद्रीय सलाहकार समिति की हुई बैठक में जांच और निगरानी के लिए विस्तृत प्रारूप तैयार करने और दिशा निर्देश को लागू करने के लिए एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया गया है। अगर विनिर्माण इकाइयां या उत्पाद मानदंड पर खरे नहीं उतरते तो संबंधित कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। देश के कई चना उत्पादक राज्यों में ओलावृष्टि और प्रतिकूल मौसम के कारण चने की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे स्टॉकिस्टों व मिलों की ओर से इसकी ज्यादा मांग आ रही है। देश के प्रमुख चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारियों ने इस साल चने की अच्छी पैदावार का अनुमान लगाया था, लेकिन बेमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे बाजार में आवक भी प्रभावित हो रही है। सूत्रों के अनुसार चने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से मांग काफी मजबूत बनी हुई है व आगे भी बनी रह सकती है, क्योंकि बाजार में पहुंच रही मौजूदा फसल की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं है। इस महीने स्टॉकिस्टों और मिलों से अच्छी मांग की वजह से चने की कीमत लगभग 125 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है। अब खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। विपणन वर्ष 2014-15 के लिए चने का MSP 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 तक गर्मी की वजह से गेहूं व मक्का के उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन से व मानसून में कमी आने से गेहूं व मक्का के उत्पादन में 2 से 14% तक गिरावट आ सकती है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं उत्पादन में करीब 10% व मक्के के उत्पादन में 3 से 5% की गिरावट होगी। इन क्षेत्रों में करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जो खाद्य जरूरतों के लिए इन फसलों पर निर्भर रहते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी भागों में बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश के विभिन्न मंडियों में जींसों के भावों से। धान विजयनगरम आंध्र प्रदेश में न्यूनतम मूल्य रहा 1310 रुपये और अधिकतम मूल्य 1330 रुपये प्रति क्विंटल। कासडोल छत्तीसगढ़ में 1310 से 1345 रुपये, लोहरदगा झारखंड में 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल। चावल के भाव कछार असम में 3000 से 3500 रुपये, रायगंज पश्चिम बंगाल में 2850 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 1830 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। गेहूं की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, मंगरोल गुजरात में 1800 से 1900 रुपये, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में 1510 से 1550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। सरसों तेल गिरिडीह झारखंड में 9200 से 9600 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे। अरहर लोहरदगा झारखंड में 6000 से 6500 रुपये, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 3750 से 3850 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर दाल कछार असम में 6200 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल, लोहरदगा झारखंड में 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम मूल्य रहे। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भावों पर। अंगूर गुड़गांव हरियाणा में 2000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल, गढ़शंकर पंजाब में न्यूनतम मूल्य 3500 रुपये और अधिकतम मूल्य 4000 रुपये रहे। वहीं अंगूर के मूल्य सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में 4600 से 4850 रुपये प्रति क्विंटल, केला सोलन हिमाचल प्रदेश में 2000 से 3400 रुपये, पलाकाड केरल में 2800 से 3200 रुपये, इम्फाल मणिपुर में 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, संतरा सदौरा हरियाणा में 2000 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नवा शहर पंजाब में 5000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं ऋषिकेश उत्तराखंड में 2000 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल, लोहरदगा झारखंड में 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल, कोहिमा नागालैंड में 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज की बात करें तो राजकोट गुजरात में 175 से 750 रुपये प्रति क्विंटल, पलाकाड केरल में 1200 से 1600 रुपये, कोहिमा नागालैंड में 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात करें, ये गुड़गांव हरियाणा में रहा, इसका मूल्य 500 रुपये और अधिकतम मूल्य 1100 रुपये। वहीं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। अब एक नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात में 8000 से 8875 रुपये अधिकतम मूल्य रहा। वहीं बीकानेर राजस्थान में कुल मिलाकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल, लाल मिर्च लोहरदगा झारखंड में 11000 से 13000 रुपये, पलाकाड केरल में 7500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल, कोविलपट्टी तमिलनाडु में 5700 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन राजकोट गुजरात में 900 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं नारनौल हरियाणा में 1000 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, दीमापुर नागालैंड में 6500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल, हल्दी पडेरू आंध्र प्रदेश में 6000 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य रहे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था,
फार्म स्कूल, जहां किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाई बहनों, उदारीकरण का जमाना है और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। विदेशी और भारतीय कृषि उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर भी जारी है। उदारीकरण के इस दौर में हमारी खेती किसानी भी अछूती नहीं रह जाती। ऐसे में हमारे किसान भाई बहन अपने हितों और जैविक संपदा की रक्षा कैसे करें, इसी विषय पर कार्य कर रहा है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। इन्हीं सब बातों के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं विस्तार से कार्यक्रम के इस भाग में। आज हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण आए हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि किस तरीके से किसान के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित हो रहे हैं और जो हमारी ये कहे जैव विविधता है, ये जो इतने पौधे हैं इनको भी सुरक्षित रखा जा रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रोफेसर आर हंचिनाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। और पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्राधिकरण बन गया है, पौधों की किस्म और किसानों के अधिकार संरक्षित करने के लिए ये प्राधिकरण है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? किसान तो हमेशा से खेती करता आ रहा है, उसको लगता है उसके अधिकार तो हमेशा से सुरक्षित हैं, अब अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको मालूम होगा हमारा भारतवर्ष यहाँ एक कृषि का सिविलाइजेशन 20,000 साल से पहले शुरू हुआ। हमारे एक किसान बहनों, उनका रोल ये अलग अलग किस्म पौधे में किस्म वो पैदा करने में उनका रोल बहुत है। पहले तो सभी ये ग्रासेस और वीड्स वो सभी थे, उसमें से सिलेक्ट करके उन्होंने हमारे बहनों ने वैराइटीज़ के रूप में, क्रॉप के रूप में वो निकाल दिया, उनका सिलेक्शन करके। हाँ, ये जो जंगली किस्में हैं, इन्हीं से तो आज की ये जो किस्में हैं, ये जो फसल हम देखते हैं, सब अपने जंगली रिश्तेदारों से ही तो बनी है। सभी क्रॉप्स है ना, वो राइस होगा, गेहूँ होगा और वेजिटेबल्स होगा, वो सभी के 12 बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स, जीव विविधता का सेंटर्स दुनिया में आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें एक हमारा है। और वेविलो ने 1951 में हमारा वो जीव विविधता देखते हुए बायोडाइवर्सिटी सेंटर माना गया और उसको हिंदुस्तान सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी करके उन्होंने बता दिया। डॉक्टर साहब, आप जो वाविलोव की बात कर रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों को भी बताऊं, वाविलोव साहब जो हैं एक रशिया के, रूस के एक वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में ये ढूंढा कि ये जो इतनी खाना जो लोग खा रहे हैं, इतनी किस्में जो हैं, ये आई कहाँ से। तो उसमें जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी ये किस्में कहाँ से आई हैं, उसमें से भारत का भी उन्होंने नाम लिया था और उन्होंने माना कि करीब ये 230, 35, 240 किस्में जो हैं वो भारत से गई, दुनिया को गई। दुनिया जो कुछ खा रही है उसमें बहुत कुछ भारत ने दिया है। करीबन 35,000 अलग अलग किस्म के स्पीशीज़ है ना, वो यहाँ इंडिया में वो पैदा हुए हैं। हमारा जीव विविधता का संरक्षण करने में किसान भाइयों और बहनों का ये योगदान बहुत है। उसमें वो महिलाओं का योगदान तो ज़्यादा है। 94-95 में ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक कन्वेंशन हुआ। WTO के मेंबर होने के हो गया तो ही हम कोई हमारा कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो विश्व व्यापार संगठन जिससे हम जुड़ गए हैं, हमने हस्ताक्षर किए हैं, उसकी शर्तों के अनुसार हम अपनी जितने भी उत्पाद हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन्हें तभी बेच सकते हैं अगर इन शर्तों का पालन करें। उसमें एक शर्त था, हमको हमारा देश में हमारा पौधे किस्म संरक्षण का अधिनियम लाना। लेकिन आपको मालूम है हमारे भारतवर्ष में 70%, 60 to 70% ये फार्मर्स वो कल्टीवेट करते हैं। इसीलिए हमें ये ज़रूरत था कि प्लांट प्रोटेक्शन के अलॉन्ग विथ दिस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़, वो हमारा किसान भाइयों का
अधिकार भी संरक्षण करना बहुत महत्व था। इसीलिए हमने बहुत सारे कंसल्टेशन करके भारतवर्ष में सभी के साथ डिस्कशंस करके ये पौधे किस्म संरक्षण और एवं कृषक अधिकार का अधिनियम 2001 में हमने लागू किए उन्होंने। प्रोफेसर हंचिनाल जी, जो आपने एक चीज़ तो हमें समझ आई कि किसान के अधिकार इसमें सुरक्षित हैं पूरे। डॉक्टर साहब, अब यहाँ अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि किसान के अधिकार जो हैं उन पे इतनी चर्चा होने लगी, उनको सुरक्षित रखने की बात होने लगी? किसान तो खुद ही बीज पैदा करता है, आपस में बांटता है उसको, वो तो बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। अब ऐसी क्या बात हो गई? आपको मालूम होगा, एक आम का पेड़ लीजिए, ये भारतवर्ष में बहुत सारे आम के अलग अलग तरह के वैरायटीज़ हैं। वो सभी हमारे किसान भाइयों बहनों का ये वो प्रयत्न से वो अलग अलग वैरायटीज़ उनका टेस्ट के रूप में हो गए हैं। और आपको ये मालूम होगा, पहले तो एलोपैथिक मेडिसिन्स कुछ नहीं थे। उस वक्त हमारे वो किसान भाइयों बहनों क्या करते थे, वो वैरायटीज़ में के ऐसा वैरायटीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किए थे उसमें किसमें वो मेडिसिनल वैल्यू हो, औषधीय पौधे हो। आपको ये धान राइस हम बोलते हैं ना, राइस में कोई डायबिटिक्स है तो कौन सा राइस वैरायटी खाना, और कोई आर्थेटिक प्रॉब्लम है तो कौन सा वैरायटीज़ का राइस खाना, और कोई एनीमिया पेशेंट है तो लेडीज़ के लिए तो ये एनीमिया बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो वैरायटीज़ भी हमारे पास है। और आपको मालूम है, एक आजकल सभी लोग पर्यावरण के वो पोल्यूशन के बारे में बहुत सारे बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों बहनों पहले ही 2000-3000 वर्ष पहले ही वो सोच के वैरायटीज़ उसके बारे में सिलेक्ट किए थे। भारत देश एक देश है, आपको बहुत सारी वो जीव विविधता मिलता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एक इधर सभी ये कैसे ये डेवलप हो गया है। हमारा किसान भाइयों और बहनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसान भाइयों को बहनों को हमारा देश में अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम इस प्रोटेक्शन करने में 3 अलग अलग विविधता है। एक तो पेटेंट से आप आपका वैरायटी प्रोटेक्ट कर संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है सुई जनरिस सिस्टम। सुई जनरिस सिस्टम मीन्स पहले हमारे देश में क्या होता था वैसे ही कंटिन्यू करना, उसमें हम संरक्षण करना। तीसरा है दोनों सिस्टम, वो पेटेंट भी देना और रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटीज़ भी देना। लेकिन हमने ये सुई जनरिस सिस्टम हमने फॉलो किए क्योंकि हमारा किसान भाइयों को इससे फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, आमतौर पे सारी किस्में तो किसानों के पास ही हैं और वर्षों से वो उसकी खेती कर रहा है, तो वो किस्म को एक तो उसकी खास किस्म है, विशिष्ट किस्म है, तो अब उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया है, और अगर ज़रूरी है तो वो उसको रजिस्टर कराए कैसे? वैरायटीज़ रजिस्ट्रेशन में अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाए हैं। पहले कैटेगरीज है न्यू वैरायटीज़। न्यू वैरायटीज़ मीन्स डेवलप्ड बाय द ब्रीडर्स। हम फार्मर्स को भी ब्रीडर मानते हैं, वो भी डेवलप किया तो वो भी न्यू वैरायटीज़ के रूप में वो जा सकता है। दूसरा है एक्सटेंट वैरायटीज़। एक्सटेंट वैरायटीज़ में फार्मर्स वैरायटीज़ का ग्रुप आता है उधर। सो ये फार्मर्स वैरायटी में हम वो रजिस्ट्रेशन करना है तो हम उनको बहुत मदद करते हैं। पहले सभी को हम बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन फार्मर्स का वैरायटी रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसान से डॉक्टर साहब कोई पैसा नहीं लिया जाता? किसी की तरफ से पैसा नहीं देते हैं। और दूसरा है वैरायटीज़ रजिस्ट्रेशन करने के पहले हम ये वैरायटीज़ का वो डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल अब इसमें यह है कि एक किसान ने एक बिल्कुल नई किस्म थी उसके पास, आपको दे दिया, आपको भी लगा कि भाई ये एक नई चीज़ है, आपने उसको पेटेंट दे दिया, तो ये जो पेटेंट है, ये जो एकाधिकार है या कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार जो उसको मिलता है, ये कितने वर्षों के लिए उसे मिलता है? एनुअल क्रॉप है तो, वार्षिक क्रॉप है तो हम
15 साल तक वो IPR देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो फार्मर को देते हैं। और कोई वाइन्स, ये बिटल वाइन होगा, नहीं तो कोई आम का पेड़ होगा, ऐसा है तो ट्रीज एंड वाइन्स को हमने 18 ईयर्स तक हम वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको देते हैं, भौतिक संपदा का अधिकार हम उनको देते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय ये जो प्राधिकरण है इसमें कितनी किस्में आ चुकी हैं जो आप रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनका सच कहें तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो किसान या जो भी उससे जुड़े हैं उन्हें मिल चुका है? आज तक हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस 6830 आ गया है। उसमें फार्मर का वैरायटीज़ 3135 वैरायटीज़ फार्मर्स का है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो राइस का वैरायटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण के लिए वो बेच दिए हैं। और पब्लिक वैरायटीज़ भी करीबन 1263 वैरायटीज़ पब्लिक कंपनी कहा गया है, और प्राइवेट का करीबन 2432 प्राइवेट का आ गया है। उसमें हमने आज तक रजिस्ट्रेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 930 वैरायटीज़ को हमने दे हैं। अच्छा, 930 किस्में रजिस्टर हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अब किसान हैं, समुदाय हैं, ये प्राधिकरण को बीज दे रहे हैं, इतनी पुराने बीजों को उन्होंने आज तक संभाल के संजो के रखा है, और ये जब आपके पास जमा कराते हैं तो कोई ऐसा प्रोत्साहन, कोई ऐसा पुरस्कार भी उन्हें मिलता है जिससे वो उन्हें लगे कि हाँ भाई मैंने भी कुछ किया? डॉक्टर अनुराग जी, आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। हमारा ये अधिनियम में एक फंड हम क्रिएट किए हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल जीन फंड करके। वो यहाँ हमारे किसान भाइयों बहनों, वो कम्युनिटी हो, वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, वो विलेजर्स हो, उनका योगदान हमारा जीव विविधता और संरक्षण करने का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। इसीलिए उनका योगदान देखते हुए भारत सरकार ने 3 अवार्ड्स रखे हैं, प्रशस्ति। पहला पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, हम हर साल 5 कम्युनिटी को ये अवार्ड देते हैं। इसका प्रशस्ति के बिना 10 लाख रुपए इनाम भी देते हैं उसमें। और दूसरा अवार्ड है पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार। कोई किसान भाई होगा, बहन होगा, कोई ये जीव विविधता का संरक्षण करने के लिए योगदान करते हो, उनको भी हम 1 लाख रुपए अनुदान देते हैं और प्रशस्ति भी देते हैं, प्लेग भी देते हैं। और तीसरा अवार्ड है पादप जीनोम कृषक सम्मान एवं अभिज्ञान पुरस्कार। उनको हम यहाँ बुला के सम्मान करके वो प्रशस्ति देते हैं। नेशनल जीन फंड में और एक फंड से हम काम कर रहे हैं। कोई कम्युनिटी, कोई किसान भाइयों बहनों, ये हमारा ये जीव विविधता का संरक्षण कर रहा है, कंजर्वेशन कर रहा है, वो पर्टिकुलरली हमारा क्लाइमेट चेंज के वजह से कुछ हो रहा है, उसका कोई ये काम कर रहा है, तो उनको हम हमारा ये फंड से सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और सच कहें तो इस प्राधिकरण और इसके उद्देश्य को लेकर बहुत सारा असमंजस था, वो आपने दूर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि किसान आपके इस प्रयास से ज़रूर जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से ये प्राधिकरण काम कर रहा है। अब ये हमें कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कहीं इसमें हमारा अहित तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी सारी जैव विविधता है, इतनी किस्में हैं, इनको संरक्षित करना ज़रूरी है, इनके बारे में पता लगे, इनकी रजिस्ट्री ज़रूरी है। और आप लोगों के जितने भी अधिकार हैं, देखिए देश में करीब 82% छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रखने ज़रूरी हैं। उनके लिए ऐसे प्राधिकरण ही हैं जो उनके अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए आप लोग इससे जुड़िए, अपने जो भी किस्में हैं उनका आप पंजीकरण कराइए, रजिस्टर कराइए। और कहीं भी अगर आप देखते हैं कि कुछ आपके बीज जो हैं उनका कुछ गड़बड़ी हो रही है, किसी ने धोखे से ले लिए, गलत कर लिया, तो उस पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई आपके किसी बीज में से अच्छा जीन लेता है, अच्छे गुण लेता है,
तो वो भी प्राधिकरण देखेगा कि उसमें आपको भी जो भी उसका मुनाफा होता है या जो आपको उसमें से लाभ मिलना है वो आपको मिले। तो ये एक आमदनी भी होगी, इसका बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन हो। तो आप इससे जुड़िए और इसको अपना समझ के कीजिए, क्योंकि पूरे देश की जो भी विविधता है, जैव विविधता है, उसको संरक्षित करना ज़रूरी है और उसको संरक्षित करने के साथ आपके अधिकार सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और प्राधिकरण के प्रयासों को सफल बनाएंगे। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। कहते हैं कि जब खत आपके हम तक पहुंचते हैं तो आपकी सारी विचारधाराएं हमें आसानी से पता लग जाती हैं। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। तो कल फिर हाजिर होंगे कृषि दर्शन के नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।